गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में जो बिहार के साक्ष्य मिले हैं या भारत के साक्ष्य, उन सब के वीडियो बना चुके हैं। फिर बौद्धकालीन और जैन धर्म से संबंधित इन दोनों का भी वीडियो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा। और आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? बिहार का राजनीतिक इतिहास, यानी यह शुरू कब से होता है? मुख्य रूप से शुरू होता है यह महाजनपद काल से, यानी कि लगभग भगवान बुद्ध और जैन के समय से, मतलब 600 ईस्वी ईसा पूर्व से, जिसको कहा जाता है महाजनपद काल। उसी में मगध का सबसे पहले मुख्य रूप से चर्चा आएगा। और मगध पूरे भारत के जितने भी 16 महाजनपद थे उसमें सर्वशक्तिशाली बनने की कहानी है। तो देखते हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो पोजीटर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो पोजीटर, नाम ही इनका पोजीटर द्वारा करने का प्रयास किया गया था। ऋग्वैदिक काल में प्रजा आश्रित जन शब्द का प्रयोग राजनीतिक इकाई के रूप में मिलता है, यानी कि जन मतलब क्या? कबीलों का समूह, तो उसको क्या कहा गया है? जन। वहीं उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र आश्रित के लिए क्या हुआ? तो जनपद शब्द का प्रयोग है, यानी पहले कबीला से बारह जन, और कई जन को मिलने से क्या आ गया? जनपद। और इसी तरह जब कई जनपद मिलेंगे आपस में तो महाजनपद, यानी एक राज्य के रूप में वर्णन। और जब सारे महाजनपद को मिला दिया जाएगा तब यह राष्ट्र यानी भारतवर्ष की कल्पना होगी। तो देखते हैं, 600 ईसा पूर्व के आसपास कई जनपदों के मिलने से महाजनपद का निर्माण हुआ। बौद्ध काल में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कितने भारत में? तो 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों की प्रथम जानकारी कहाँ? तो बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में मिलती है। याद कीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं यह बीपीएससी के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जहाँ पर जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। प्री हो या मेन हो, इसमें इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए, इस महाजनपदों में काशी, यानी जो इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी, यह उत्तर प्रदेश में था। कौशल, इसकी राजधानी थी अयोध्या एवं श्रावस्ती, यह भी उत्तर प्रदेश में। जो 16 महाजनपद थे उसमें से लगभग 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, 3 महाजनपद बिहार में। तो देखिए, अंग यानी जो आज का भागलपुर है वहाँ पर इसकी राजधानी चंपा थी और यह बिहार में था। मगध है, इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवरज, और बाद में इसकी राजधानी क्या होगी? तो पाटलिपुत्र होगी। और वर्तमान कहाँ? तो वर्तमान बिहार में स्थित है। बज्जी, यह एक संघ था, रिपब्लिक था, और इसकी राजधानी वैशाली, और यह भी बिहार में ही स्थित था। मल्ल, इसकी राजधानी उत्तरी मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और दक्षिणी मल्ल की राजधानी पावापुरी थी। उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों में यह स्थित है, यानी कि नेपाल के तराई क्षेत्र में। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती थी और यह वर्तमान पंजाब में स्थित है। और वत्स, यानी राजधानी क्या? कौशाम्बी, यानी इलाहाबाद, कहिए कि तत्काल का या वर्तमान का प्रयागराज, यह भी उत्तर प्रदेश में है। पुरू, यानी हरियाणा या दिल्ली का क्षेत्र कहिए, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान हरियाणा में स्थित है। पांचाल में 2 थे, उत्तरी पंचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पंचाल, इसकी राजधानी काम्पिल, यह वर्तमान में पंजाब में है। मत्स्य, यानी जहाँ पर पांडव अज्ञातवास गुजारे थे, तो मत्स्य कहाँ है? तो यह वर्तमान राजस्थान के जयपुर का ही इलाका, और राजधानी इसकी क्या? तो विराटनगर। सूरसेन, तो वही कंस मामा वाले, तो इसकी राजधानी मथुरा थी, और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। असमक, यह एकमात्र दक्षिणी भारत में बसा हुआ महाजनपद था, और इसकी राजधानी पाटन या पोतन था, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अवंती, यानी मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो इसकी राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी, वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधार, यह आज के अफगानिस्तान में, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और कंबोज, यह और सबसे पश्चिमी, इसकी राजधानी हाटक थी, और यह अफगानिस्तान में स्थित था।
तो हम लोगों ने 16 महाजनपदों की स्थिति जान ली, इसे देख लीजिए। सबसे पश्चिम में कम्बोज है, यह अफगानिस्तान से और ईरान की सीमा अफगानिस्तान में है। गांधार यह वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। और इसी तरह जो 16 जनपद में प्रमुख अधिकतर तो कहाँ है, तो यही गंगा घाटी में है। और एक अस्मक कहाँ है, तो यह दक्षिणी भाग, अस्मक कहिए या इसको ओसाका कहिए। और पूर्व में यह मगध है। और सबसे पूर्वी क्या नाम था इसका, तो अंग था। यह वज्जी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। वज्जी संघ को क्या, तो इसको लिच्छवी संघ भी कहा जाता था। यह संघ था, रिपब्लिक था। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी इसीलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो यही वैशाली में। इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पर हुआ था। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद गंधार और कम्बोज अफगानिस्तान में स्थित है। लेकिन गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला कहाँ, तो वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद मगध है, अंग एवं वज्जी बिहार में स्थित है। अंग जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, याद कीजिए अंग का उल्लेख कहाँ, अथर्ववेद में, की राजधानी वर्तमान भागलपुर के निकट चंपा में थी। पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के में अंग को वंग कहा गया है। यहाँ देखिए पाणिनि रचित अष्टाध्यायी, पाणिनि का रचा अष्टाध्यायी, और इसमें क्या है, अंग को वंग कहा गया है। वहीं कलिंग तथा पुंडरू आदि को कलिंग तथा पुंडरू भी कहा गया है। किसका नाम, तो अंग क्षेत्र का नाम है। अंग महाजनपद है, बिहार के पूर्वी भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। यानी कि अंग मतलब केवल भागलपुर नहीं, कहें तो इसको झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित लिए हुए क्षेत्र था। महाभारत एवं पुराण के अनुसार राजा बलि के 6 पुत्रों में से एक अंग ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी। इन्हीं स्रोतों के अनुसार पृथुलाक्ष के पुत्र चंप के नाम पर चंपानगर की स्थापना हुई, जो बाद में अंग की राजधानी बनी। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने जब मगध के शासक बिंबिसार के पिता भत्ती को पराजित किया, याद कीजिए बिंबिसार के पिता का नाम भत्ती, और इनको कौन पराजित कर दिया था, तो अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने। तब बिंबिसार ने क्रोधित होकर अंग पर आक्रमण किया और छोटा नागपुर क्षेत्र के शासक नागराज की सहायता से ब्रह्मदत्त की हत्या कर देता है। अंग पर अधिकार करने के बाद बिंबिसार ने एक ब्रह्मदत्त सेन दंड को चंपा का जागीरदार नियुक्त किया था। इस तरह ब्रह्मदत्त अंग महाजनपद का अंतिम शासक था। मगध के शासक अजातशत्रु के समय अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया। 16 महाजनपदों में से 5 महाजनपद अपनी भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण शक्तिशाली होकर उभरे थे। कितने, 16 में से 5। कौन कौन, पहला देखिए हर्यक वंश के राजा कौन, तो बिंबिसार। बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य। दूसरा इक्ष्वाकु वंश के प्रसेनजीत के नेतृत्व में कौशल का क्षेत्र, यह उत्तर प्रदेश में है। पूर्व वंश के उदयन के नेतृत्व में वत्स का इलाका, वत्स महाजनपद। प्रदुत्त सेन के नेतृत्व में अवंती। 8 संघों का गणराज्य वज्जी। इसमें से क्वेश्चन आता है कि इक्ष्वाकु वंश के संबंधित कि यह प्रसेनजीत का संबंध किस महाजनपद से था, तो ये कौशल आएगा। इसी तरह से आएगा उदयन का संबंध किस जनपद से है, तो वत्स। प्रदुत्त सेन के नेतृत्व में किसका विकास हुआ, तो अवंती क्षेत्र का। इसी तरह अवंती की राजधानी पूछा जाता है। वज्जी महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। किसकी, तो वज्जी की बात हो रही है। यह 8 राज्यों का एक संघ था, कॉन्फेडरेशन था। इस संघ में शामिल राज्य निम्नलिखित थे, जैसे कौन कौन, लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी, उग्र, भोग, कौरव एवं इक्ष्वाकु। इसमें लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की राजधानी मिथिला, यानी कि जो जनक राजा जनक थे यानी सीता जी थी, वह भी इसी जनपद से आती थी, महाजनपद से, वज्जी से ही। ज्ञात्रिक कुल का कुंडग्राम, जहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ। वज्जी का
कुल्लाग इसका राजधानी था। संपूर्ण वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। इन 8 राज्यों में लिच्छवी सर्वाधिक प्रसिद्ध था, अतः वज्जी संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता है। वैशाली में गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी, इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। वैशाली का नामकरण राजा विशाल के नाम पर हुआ था। मगध के शासक बिंबिसार ने लिच्छवी राजा कौन थे जिनका नाम है चेटक, इनकी पुत्री चेलन्ना के साथ विवाह किया था। कौन तो? मगध के शासक बिंबिसार। कौन तो? हर्यक वंश का सबसे कहा जाए कि हर्यक वंश को स्थापित करने वाला प्रमुख राजा, जिसके समय मगध विकास की ओर अग्रसर हुआ, जिसके कारण मगध और लिच्छवी संघ में बिंबिसार के समय मित्रता स्थापित हुई। लेकिन बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के विरुद्ध वज्जियों ने मल्लों एवं कौशल के गणराज्यों के साथ मिलकर एक महासंघ का निर्माण किया था, जिस महासंघ में लिच्छवी के 9 गणराज्य, मल्ल के 9 गणराज्य तथा काशी एवं कौशल के 18 गणराज्य शामिल हुए थे। बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष के अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का भी निर्माण किया था। समझिए कितना पहले यहाँ पर संविधान भी रचा जा चुका था, जिसके तहत राजा का चुनाव होता था। वज्जी संघ के शासन को चलाने के लिए 7707 राजा होते थे। राजा के साथ साथ उपराजा, सेनापति एवं भंडारगारी का भी चुनाव होता था। लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन संस्थागार नामक भवन में होती थी। लिच्छवी राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी, जो गणराज्य की सर्वोच्च सभा थी। तो क्या हुई? संस्था गणराज्य की सर्वोच्च सभा हुई। संस्था के अतिरिक्त अष्टकुल नामक एक संस्था थी, जिसमें वज्जी संघ के सभी 8 गणराज्यों का प्रतिनिधि होता था, जो न्याय महासमिति का कार्य करता था। ग्राम एवं नगर प्रशासन की देखरेख के लिए गमगामिनी एवं पूर्णगामिनी की नियुक्ति होती थी। गमगामिनी गांव का मुखिया होता था। पूर्णगामिनी औद्योगिक उत्पादन इकाइयों का प्रधान होता था। गौतम बुद्ध ने वज्जियों की गणतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कहा था कि जब तक वज्जी संघ के लोग अपने साथ आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे, उन्हें कोई नहीं पराजित कर सकता है। वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था तथा बैठकों में गण पूर्ति अनिवार्य थी। जैसे आज भी संसद में जब सत्र चलना आरंभ होता है तो गण पूर्ति आवश्यक होता है। अगर 1/10 सदस्य यानी कि कम से कम 55 सदस्य अगर लोकसभा में शामिल हैं, उपस्थित हैं वहाँ पर, तभी कोरम यानी कि गण पूर्ति हो जाएगा, तब संसद चलेगी, नहीं तो संसद को अस्थायी रूप से रोक देना पड़ेगा। गणपूर्ति की संख्या 20 निर्धारित थी। वज्जी संघ में कोई भी निर्णय वोट या देखिए मतदान के आधार पर किया जाता था। मतपत्र प्रत्येक सदस्य को दिया जाता था, जो लकड़ी का बना होता था एवं अलग अलग रंगों का रहा होगा। यस, नो, हमको कुछ मालूम नहीं, इस तरह 3 कलर रहा होगा, जो आप एक्सेप्ट कीजिएगा वो आपका होगा। बिंबिसार, उदयन, प्रदोषसेन, प्रसन्नजीत चारों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुए, यानी लगभग सब के सभी समकालीन ही थे। ये सभी बुद्ध एवं महावीर के समकालीन थे। इन पांचों के बीच आपसी वर्चस्व के लिए संघर्ष हुआ और जिसमें अंततः मगध विजय हुआ। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना होगा? मगध का उत्कर्ष यानी मगध साम्राज्य का उदय। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा? इसका भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार का गंगा का दक्षिणी भाग है, जिसमें मूल रूप से पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद के क्षेत्र स्थित हैं। मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु राजगिरी एवं पाटलिपुत्र था। अपनी भौगोलिक स्थिति एवं आर्थिक संसाधनों की संपन्नता के कारण अन्य महाजनपदों पर मगध श्रेष्ठता स्थापित करने में सफल रहा। बार बार पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, तो देखते हैं। पहली कि इसकी भौगोलिक स्थिति। मगध की राजधानी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, यानी गिरिव्रज की बात हो रही है, अतः यह बाह्य आक्रमण से सुरक्षित था। मगध में गंगा और सोन नदी गुजरती थी, जिससे जल यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। गंगा की दक्षिणी घाटी अधिक उपजाऊ थी, जो कृषि के लिए उत्तम थी। दूसरा, खनिज पदार्थों की उपलब्धता।
मगध के दक्षिणी भाग में लोहा, तांबा तथा वन संसाधन यानी झारखंड प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। लोहे की उपलब्धता के कारण और उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी कि हम लोहे का उपयोग लोग जान चुके थे, अतः उत्तम हथियार बनाने में सहायता मिली एवं कृषि उत्पादकता में भी तीव्र वृद्धि हुआ, क्योंकि लोहे के फाल से अब पेड़ों को काटना, जंगल साफ करना, खेती करना आसान हो चुका था। अन्य गणराज्यों का पतन। मगध क्षेत्र में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ, जिसका समर्थन इस क्षेत्र के शासकों ने किया। बौद्ध एवं जैन धर्म के समर्थन के कारण उस क्षेत्र की जनता द्वारा शासकों को बड़े पैमाने पर सहयोग प्रदान किया गया। अतः इससे भी क्या हुआ कि मगध को आगे बढ़ने में सफलता मिली, और साथ में ही मगध में जो राजा हुए बिंबिसार या अजातशत्रु जैसे राजा, और बाद में मौर्य काल हो गया, गुप्त काल, तो महत्वाकांक्षी राजा थे। इस तरह के राजा अन्य क्षेत्रों में नहीं हो पाए थे। सबसे पहली यहाँ देखिए बृहद्रथ वंश। यद्यपि मगध का प्रथम ऐतिहासिक वंश हर्यक वंशी है, हर्यक वंशी प्रसिद्ध है। इसके नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ, लेकिन पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसके पिता का नाम चेदीराज वसु था। क्या नाम था? चेदीराज वसु था। इसकी राजधानी वसुमती या गिरिव्रज या कुशाग्रपुर थी। याद कीजिए, नाम क्या था? वसुमती या गिरिव्रज या कुशाग्रपुर। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जरासंध हुआ था। जरासंध का अखाड़ा आज भी है। कहाँ है? तो नालंदा में है, या इसको राजगृह कहिए। राजगृह बराबर गिरिव्रज। महाभारत में जरासंध एवं भीम के बीच मल्ल युद्ध का वर्णन मिलता है। एक मान्यता के अनुसार राजगृह की चट्टानों में इस युद्ध का पद चिन्ह आज भी दिखाई देता है। इसने काशी, कोसल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, कश्मीर और गंधार के राजाओं को भी पराजित किया था। कौन? तो बात हो रही है जरासंध की। जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन? तो रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी थी और अपने पुत्र को राजा बनाया। बाद में एक दरबारी महिये ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। हर्यक वंश। यहाँ से क्वेश्चन बढ़ बढ़ के आते हैं, अतः इसको आराम से पढ़ते हैं। मगध एवं बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ। भारत का प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य को माना जाता है, जिसका संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का बिंबिसार, या इसका नाम श्रेनिक है। बिंबिसार, इनका कार्यकाल देख लीजिए, 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 48 कितना साल? तो लगभग 52 साल ये शासन किए। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा तथा इसके नेतृत्व में ही मगध साम्राज्य का विस्तार आरंभ होता है। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया तथा लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। राजगृह का नियोजन वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद था। याद कर लीजिए, राजगृह का नियोजन वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद था। बिंबिसार ने मगध के उत्थान के लिए 3 प्रकार की नीति अपनाई थी। कौन कौन? एक वैवाहिक संबंध, दूसरा मैत्री तथा तीसरा का विजय की नीति। पहला मतलब शादी के विवाह कर लीजिए, नहीं कीजिएगा चलिए तो मैत्री हम दोस्त बन जाते हैं, और नहीं तो युद्ध लड़ लीजिए। वैवाहिक संबंध नीति। इसने मगध साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से विवाह करके दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लिच्छवी राजकुमारी चेलना, यानी जो चेतक की पुत्री थी, के साथ तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। कौन? तो बिंबिसार। मैत्री की नीति। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मैत्री की नीति अपनाई। उसने अवंती शासक प्रद्युत सेन के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया तथा उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, क्योंकि उसको पीलिया की बीमारी हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था। तो इसने डॉक्टर भेजा जीवक को और वह ठीक हो जाता है, अतः वह सदा के लिए आभारी हो गया। तीसरा है विजय की नीति। बिंबिसार ने अंग को जीतकर अपने
पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। इतिहास में बिंबिसार को ऐसा प्रथम शासक माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी और पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया था। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बनता है। इसलिए इस वंश को क्या नाम है, इसको हरेक वंश भी कहा जाता है या पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी राजा होंगे वो सब अपने पिता को मारकर उसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा। जैसे बिंबिसार को की हत्या करके कौन बैठा? अजातशत्रु। फिर इसी तरह अजातशत्रु की हत्या करके इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा। तो अजातशत्रु का कार्यकाल देख लीजिए, 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 तक, यानी कि लगभग 32 वर्ष तक इसने शासन किया था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की भांति साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। यह जैन धर्म का अनुयायी था, याद कीजिए, जैन धर्म का संरक्षक था। इसका उपनाम कुनिक था। क्या नाम? कुनिक। कुनिक ने आप किसको जानते हैं? तो अजातशत्रु। इसके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे और इसके परिणाम क्या हुआ? यानी अजातशत्रु ने सबको दबा दिया। कौशल के साथ संघर्ष होगा। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशल देवी की भी मृत्यु दुख के कारण हो गई, जिससे प्रसेनजीत ने क्रोधित होकर मगध को दिए गए काशी के अनेक गांवों पर पुनः अधिकार कर लिया। काशी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध हुआ और जिसमें प्रसेनजीत पराजित हुआ और उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली। दूसरी बार युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ, लेकिन प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ, प्रसेनजीत की पुत्री कौन? वजीरा के साथ अजातशत्रु ने विवाह करके संघर्ष को समाप्त कर लिया। अजातशत्रु के शासनकाल में ही कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया था। दूसरा, वज्जी संघ के साथ संघर्ष। यह सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष रहा। कौशल विजय के बाद अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाल दी। उसके साथ बाद 16 वर्षीय युद्ध में इसने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था। याद कीजिए, 16 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में अजातशत्रु ने कंटकशिला और गदा मूसल जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया था। जो हम लोगों ने क्या फिल्म देखा था? तो बाहुबली। बाहुबली में जो भल्लाल और जो उसमें पत्थर फेंकने वाली मशीन थी उसका नाम क्या था? कंटकशिला। और गदा मूसल क्या था? जो यह बाहुबली फेंकता नहीं, जो पत्थर के बीच में कपड़ा लगा कर फेंक देता है बहुत दूर दूर तक, यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन। अब जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। वज्जी से युद्ध करने के लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर अजातशत्रु ने एक सैनिक छावनी का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जानी गई। अवंती नरेश प्रदत्त के द्वारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखकर अजातशत्रु ने राजगृह में सुरक्षा दुर्ग बनवाया, जो भारत में स्थापत्य निर्माण का प्राचीनतम उदाहरण है। मल्ल के साथ संघर्ष। लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैवाहिक संबंध के द्वारा अजातशत्रु ने वत्स को अपना मित्र बनाया। अजातशत्रु ने अपने शासन के 10वें वर्ष में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। अजातशत्रु ने वैशाली की नगर वधु अम्रपाली प्रेम करती थी। इसके शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और कब हुआ? तो लगभग 483 ईसा पूर्व में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय तत्काल किया गया था। और उसकी अध्यक्षता कौन किया? उनका नाम है महाकश्यप। अजातशत्रु का पुत्र उदयन उसकी हत्या कर स्वयं मगध साम्राज्य का शासक बनता है। आगे देखिए अब उदयन। इनका कार्यकाल 461 से 444 ईसा पूर्व का काल है। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में चंपा का राज्यपाल था। और अजातशत्रु कहाँ का राज्यपाल था? तो यह भी चंपा यानी अंग का ही था, बिंबिसार के कार्यकाल के समय। इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता ग्रहण किया। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की। उदयन जैन अनुयायी था। उदयन क्या था? जैन अनुयायी।
उसने पाटलिपुत्र के मध्य में एक जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया। अवंती के राजा पोलक ने उदयन की हत्या करा दी। तो अवंती के राजा कौन? तो पोलक ने उदयन की हत्या करा दी, यानी अवंती का इसमें इंटरफेरेंस हो गया। अवंती कौन? तो अवंती की राजधानी कौन? तो उज्जैनी थी। काशी के अमात्य शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदासक को पुराण में दर्शक भी कहा गया है। शिशुनाग वंश, इसका कार्यकाल कम दिन रहा, 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व। काशी का राज्यपाल शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मगध का जाकर मगध का राजा बना। इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? तो वैशाली ले गया। कौन? तो यही शिशुनाग। शिशुनाग ने वत्स, अवंती, कौशाम्बी पर विजय प्राप्त की। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक यानी काकवर्ण, मतलब क्या, वह एकदम ब्लैक रहा होगा, मगध की गद्दी पर बैठा। इसने मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कालाशोक को ही माना जाता है। इसके शासनकाल में ही वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कौन? तो नंदीवर्धन। अब दूसरा है नंद वंश। यह 345 से 321 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहेगा। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध साम्राज्य पर अधिकार किया तथा नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के समय मगध की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इस वंश के अधीन नंद एवं उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक महापद्मनंद एवं घनानंद था। यानी महापद्मनंद कौन था? तो यह स्थापित करने वाला, और घनानंद कौन था? जिसके समय इसका पतन होगा, यानी जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। महापद्मनंद को कली का अंश, सर्वछत्रांतक, दूसरे परशुराम का अवतार, भार्गव, एकराट आदि कहा गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मनंद ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं गंगा की घाटी के मैदानों का अतिक्रमण कर रही थी। यानी कि गंगा घाटी के जो मैदान है उससे भी आगे निकल चुका था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला यह पहला मगध का शासक महापद्मनंद ही हुआ था। उसने उड़ीसा को जीता, वहाँ नहर बनवाई, यानी कलिंग पर ही इसने विजय प्राप्त कर लिया। इस विशाल साम्राज्य में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की, यानी कि सर्वेश्वर क्या हुआ? सब कुछ मगध ही प्रमुख हुआ। इसमें सब कुछ राजा के नियंत्रण में ही था। वह उड़ीसा में जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था उड़ीसा से। महापद्मनंद के बाद मगध का अंतिम शासक घनानंद हुआ, जिसके समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त कर दिया। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे तथा शूद्र जाति से संबंधित थे। कहा जाता है कि लोग नाई थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। वह बड़ा है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले थोड़ा रिपीट कर लेते हैं क्या क्या देखिए आज हम लोगों ने। तो हम लोगों ने देखा आज नंद वंश, जिसमें कौन? तो महापद्मानंद और घनानंद को याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग पहले देखे थे शिशुनाग वंश, स्थापित करता कौन? तो शिशुनाग, और इसमें काकवर्ण भी राजा हुआ था, यानी उसका नाम क्या था? कालाशोक, जिसने वैशाली से राजधानी कहाँ ले गया? तो पटना यानी पाटलिपुत्र। और इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। और इसका अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन, जिसकी हत्या शिशुनाग कर देता है। फिर हर्यक वंश। हर्यक वंश के 3 राजा कौन कौन? तो बिंदुसार, हर्य, अजातशत्रु और उदयन हुआ था। और उदयन की हत्या हो जाती है। अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा का नाम था इसमें नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक, जिसकी हत्या करके हत्या कौन करेगा? तो शिशुनाग वंश की स्थापना होगी। और हर्यक वंश से पहले इतिहास में कुछ खास पढ़ना नहीं रहता है, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ऐसे भी याद कर लीजिए तो बृहद्रथ वंश उससे पहले स्थापित था। और उससे पहले मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ यह भी जाने। और उससे पहले हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था लिच्छवियों के बारे में और महाजनपद के बारे में।
तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।